नमस्कार दोस्तों। बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी के अंदर घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। ये मुझे मीडिया वाले बता रहे हैं कि घमासान युद्ध हो गया है। युद्ध इसलिए है कि दो तीन तरह के युद्ध हैं। एक तो इन्होंने बीजेपी ने अनाउंस किया, किसने, बीजेपी में भी मोदी जी और अमित शाह ने दोनों ने मिलकर अनाउंस किया कि हम 15 मार्च को जो नया पार्टी प्रेसिडेंट है उसको बनाने वाले हैं। अब इसको लेकर पूरा मीडिया भारत में बोल रहा है कि मोदी जी और इनकी भी लड़ाई है। मोदी जी किसी और को चाहते हैं, अमित शाह अपना आदमी बिठाना चाहते हैं। पहली बात। दूसरा, आरएसएस और बीजेपी इनकी भी लड़ाई हो गई है। यहां पर भी एक सहमति नहीं है कि किसको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए। वहां पर दो नाम जो मुझे पता लगे हैं बहुत ही कॉमन है, जो बोल रहे हैं कि इनको बनना चाहिए। एक है मंजरी जी, जिन्होंने अपने आप को म्यूट करके रखा हुआ है क्योंकि वो बोलना नहीं चाहती। दूसरा सुमित जैन है। लेकिन मोदी जी की तरफ से तो मंजरी जी हैं, क्योंकि पता है ये उनकी एसी हैं। लेकिन अमित शाह बोल रहे हैं कि सुमित जैन को लिया जाए, आरएसएस किसी और का नाम देने की बात बोल रही है। अब जीतेगा कौन? और एक घमासान जो युद्ध है, इसमें रीजन क्या है और क्या सत्ता आने के बाद ये चीजें कॉमन है या इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है? घमासान हुआ है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। मंजरी जी, जय सिया राम। अनम्यूट तो कर दीजिए अपने आप को। जय सिया राम। उमेश जी को बना दो आरएसएस कैंडिडेट, डिग्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्या घमासान है? कुछ नहीं है। देखिए काम क्या करते हैं ये पत्रकार, माइक उठाया, एक के पास गए, दूसरे ने दूसरे के पास गया, तीसरा तीसरे के पास गया, उसके बाद आकर के दारू के ऊपर चर्चा हुई। तो हर एक के पास डिफरेंट सेट ऑफ नाम होंगे, तो उसको अब कैसे पेश किया जाए कि ये कह रहा है, ये क्या घमासान हो गया, लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ये इनका न्यूज बनाने का तरीका होता है। इनके पास जब कोई न्यूज नहीं होती है, आरएसएस से बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं है, पर क्या है कि आप आरएसएस के कैंडिडेट से पूछेंगे, जैसे आपसे पूछा गया, आपने कहा कि मेरी फेवरेट पसंद योगी जी है। आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, स्वतंत्र अधिकार है आपका। मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मोदी जी हैं। तो क्या सुमित जैन और मंजरी अग्रवाल में लड़ाई हो गई? क्या हमारे अंदर घमासान हो रहा है? कुछ नहीं। आपकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है, और हम लोगों को वोट करके अपनी अपनी पसंद को चुनने का अधिकार है। बस इतनी सी बात है। ये लोग इसी चीज को ओके। घमासान और ये सब, क्योंकि उनको न्यूज बेचनी है, धंधा चलाना है, सच नहीं बताना है। तो कैंडिडेट कौन होगा? एज यूजुअल सरप्राइजिंग एलिमेंट ही होगा। जिसका नाम चल गया उसकी कैंडिडेसी खत्म। आप हर बार देख रहे हैं। अभी दिल्ली के सीएम के केस में भी आपने देखा, सरप्राइज कैंडिडेट था। ठीक। तो चलिए। नाम कौन है? लेकिन एक हिंट थोड़ा सा मैं दे सकती हूँ। अगर ये सही हुआ तो अगेन आई एम टेकिंग नो गारंटी, हो सकता है इस बार पहली महिला प्रेसिडेंट बीजेपी को मिले, हो सकता है। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे मोदी जी अक्सर काम करते हैं, और हो सकता है। इसकी भी कोई मतलब बिल्कुल पक्की गारंटी नहीं है। ठीक। क्योंकि जिसका नाम चल जाता है उसको कैंडिडेटसी से बाहर हो जाता है। दूसरी चीज ये जान लीजिए, मोदी जी एडवांस प्लानिंग करके चलने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि वो लास्ट मोमेंट पे हम लोगों की तरीके से बैठ करके जो पन्ने पर लगते हैं, कल पेपर है, आज देखें किसको बनाना है, क्या करना है। उनकी तैयारी फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है। बल्कि एक चीज कही है कि जिस दिन 10th का रिजल्ट आता है उस दिन से 12th के बोर्ड की तैयारी होती है उनकी। सो दैट्स द वर्किंग ऑफ मोदी। वहां पर हमको लगता है ये सरप्राइज एलिमेंट है, वो पहले से वर्किंग हो। जब जेपी नड्डा जी अपॉइंट हुए होंगे पिछले साल, तो कुछ उन्होंने जॉब, जो सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड, इस तरीके के लोग हैं या जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उनको एलोकेट कर दिए होंगे। अब वो क्या मॉनिटर करेंगे? परफॉर्मेंस, गोपनीयता, और लोकप्रियता, और मतलब समय सीमा कि अगर 2 महीने में काम होना है, 2 महीने में करता है कि 1.5 महीने में कर देता है। इस काम का इवोल्यूएशन कैसे करता है? इस काम को करने के लिए मतलब उसको कितनी कठिनाई आई, उसको ओवरकम कैसे करता है, वो सारा। तो जो मैनेजमेंट में स्किल होगा, उसको वो पिछले जेपी नड्डा जी को बनाने के बाद वो उसको धीरे 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 जांच रहे होंगे। और आप एक चीज अक्सर जान लीजिए, जो काम में व्यस्त होता है वो न्यूज से गायब होता है।
और जो मीडिया मैनेजमेंट में व्यस्त होता है वो काम से गायब होता है। एक ही चीज कर सकते हैं, या तो मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं या पार्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जितने नाम मीडिया चलाता है अक्सर वो लोग इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि उनका धरातल पे अस्तित्व नहीं होता। चाहे आप इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, सब काम करने वाले व्यक्ति थे और मीडिया इनका नाम भी ठीक से नहीं जानता। मोदी जी क्या देख रहे थे? ये जिम्मेदारी दी, कैसे करगी, आपका प्रोसेस क्या है, उसके आपके सजेशंस क्या है, इम्प्रूवमेंट का आपका थिंकिंग क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सुनते देखते हैं कि उसी में करते हैं, और कठिन फैसले लेने की आपकी क्षमता क्या है। ये सारा हो गया, कैंडिडेट्स फाइनल हो गए। उसके बाद आपकी लोकप्रियता क्या है, क्योंकि बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे पार्टी में भी लोकतंत्र है, ये नहीं कि खाली एक पप्पू बनेगा हर बार, फिर पप्पू रिजाइन करेगा फिर पप्पू बनेगा, तो वो वाली चीज नहीं है। तो नहीं नहीं नहीं, इलेक्शंस ऐसे नहीं हो, होता सर। मैडम, यहाँ पर क्या होता है, पप्पू रिजाइन देता है पप्पू को, और पप्पू डिसाइड करता है कि मैं अपना जो रेजिग्नेशन है वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, और दोबारा से पप्पू पार्टी प्रेसिडेंट बन जाता है। पप्पू ले लीजिए, पप्पी ले लीजिए, बात तो एक ही है। लेकिन मंजरी जी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। आपने बोल दिया कि महिला इस बार बनेगी, यानी कि आपने अपना पत्ता बना लिया है कि आप ही बनने वाली हैं। मेरा पत्ता तो काट ही दिया आपने पहले ही। लेकिन अगर हम लोग महिला की बात करते हैं या कोई भी है, उसमें कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि जो वेल नोन फेसेस हैं, कई जो हार भी गए थे यूपी में, उनका नाम आ सकता है? क्योंकि दबंग भी हैं, डिसीजन मेकर भी वो हैं। आपको मालूम है किसकी नाम मैं बात कर रहा हूं? कई लोग बोल रहे हैं कि इस बार स्मृति ईरानी पार्टी की प्रेसिडेंट बन सकती हैं। यू थिंक देर इज अ पॉसिबिलिटी? ये उनमें क्षमता बहुत है और मोदी जी को हम्म। शौक देने का शौक है। ठीक है, तो हो सकता है स्मृति ईरानी जी आए और हो सकता है कोई और महिला मोर्चा से निकल आए। तो हम्म। मोदी जी के सरप्राइज एलिमेंट को हम लोग नहीं बोल सकते, उसको हमको वैसे ही रखना होगा। देखते हैं कौन बनता है। जब बन जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि एक महिला बने, लेकिन कौन सी महिला बनेगी? कि बीजेपी का महिला कैडर भी काफी मजबूत हो चुका है और वहां से भी एक सशक्त दावेदारी आ रही है। जी। चलिए, अब जो सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपके हिसाब से कौन है जो पार्टी प्रेसिडेंट बन सकता है? प्लीज अपनी अटकलें जो है वो लगा लीजिए। बट मंजरी जी, जो पार्टी प्रेसिडेंट है, मैं घमासान के ऊपर भी आऊंगा। जो बीजेपी के अंदर घमासान अभी मैंने शुरू किया था, वो घमासान एक्चुअल में हुआ है। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। लेकिन पहले ये बताइए, जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसका काम है कि जो स्टेट के इलेक्शंस हैं, नीचे पंचायत लेवल तक इलेक्शंस हैं, उनको भी उसको मॉनिटर करना पड़ता है। यानी कि आपको चाणक्य नीति आनी चाहिए। आपको लगता है कि हमारे जो विमेन कैडर्स हैं या बाकी के जो बीजेपी के लोग हैं जो अभी तक संभालते रहे चीजों को, वो उतना चाणक्य नीति जानते हैं जैसे अमित शाह ने काम किया अभी तक, और हर एक इलेक्शन को जीता है उन्होंने? जो भी करके उन्होंने, जो भी अपनी स्ट्रेटेजीज है उनकी, आपको लगता है कोई और ऐसा है लीडर जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसी तरह से ले सके चाणक्य नीति से? क्योंकि इलेक्शन जीतना तो बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम है। दो बातें आती है इसमें, एक थोड़ी सी क्षमता होती है और बाकी अनुभव से आता है। और अनुभव तभी आता है जब जिम्मेदारी दिया जाए और काम किया जाए। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा कि जेपी नड्डा जी को उन्होंने अगर प्रेसिडेंट बनाया तो कुछ लोगों को नीचे काम दे दिया। अब वो नोट करते रहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इसका इवैल्यूएशन कैसा है, उसके बाद आगे की चीज तय होती है। तो ऐसा नहीं है जो जिसको भी बनाएंगे वो उनका एक दो बार का परखा हुआ व्यक्ति होगा। एकदम से कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। काम देखिए, आपको पार्टी चलानी हो, बीजेपी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और आगे आने वाले कुछ क्रूशियल इलेक्शंस हैं जिसमें बिहार है, बंगाल है, ये सारे, और पार्टी प्रेसिडेंट का इनमें बहुत रोल होता है। तो व्यक्ति वो होगा जो आरएसएस से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हो, क्योंकि आपको जब हम्म। चुनाव जीतना होता है तो आपको आरएसएस की मदद लगती है, और आरएसएस के साथ अच्छे संबंध होना उस पार्टी प्रेसिडेंट के लिए वरीयता है। क्योंकि अगर आप बंगाल और बिहार इलेक्शन पे आए तो आप बिना आरएसएस के इन इलेक्शंस को नहीं जीत सकते।
एक बार यूपी में हम कहें कि आप स्लैक कर लें, अपने बूते पे जीत लें, लेकिन बंगाल और बिहार में आपको आरएसएस की महती आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है कि अभी जब वो मीडिया से गायब रही हैं, स्मृति ईरानी जी, तो उन्होंने आरएसएस से किस तरह के संबंध बनाए। अगर उनका आरएसएस के काडर में अच्छा पकड़ आ गई है तो उनकी दावेदारी प्रबल है, और नहीं आई है तो नहीं है। और मैं देखिए, किसी मीडिया भी से नाम बाहर पे रही नहीं हैं, रखूंगी। हाँ, मीडिया मैं से किसी स्मृति ईरानी बाहर है, शी डजंट कम फॉरवर्ड, पीछे से तैयारी चल रही है। इसलिए मैं अपनी तरफ से मैं कभी ये चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ, इट्स जस्ट फॉर डिस्कशन से, नथिंग एल्स। बाकी जो आपने पहले बोला है कि जिसका नाम आ गया उसका तो पत्ता कट गया, यानी कि वो नहीं आएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का करियर खराब हो। बट जो घमासान की बात कर रहे थे हम लोग, एक तो हो गया कि लेट पीपल डिसाइड, या बीजेपी डिसाइड या आरएसएस डिसाइड कि किसको बनना है। लेकिन जो घमासान है जिसकी मैंने बात करी, हमने कल जयपुर में देखा कि बीजेपी के लोग हाथापाई पे आ गए। भाई अभी तो पार्टी प्रेसिडेंट का अनाउंस किया है, सबने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दी कि मैं बनूंगा करोड़पति, वो वाला हाल था। स्टेज के ऊपर आने की एक होड़ थी। सत्ता अभी 1000 साल के बाद आपके पास आई है और आपने इस थोड़े से दिनों में ही आपने हाथापाई शुरू कर दी। राजस्थान कांग्रेस में दो धड़े हैं, एक जो करंट मुख्यमंत्री है और एक वसुंधरा राजे सिंधिया का है। और जो वसुंधरा राजे सिंधिया का है वो थोड़ा सा अमरूली है, प्रो कांग्रेसी है, और नियम से अलग चलता है। तो इस चीज को जानना चाहिए कि वहां पर इस तरह के क्लैशेस होंगे। जिन्होंने आने नहीं दिया और जो आने के लायक है स्टेज के ऊपर, इन दोनों के ऊपर गाज गिरेगी, क्योंकि ये बीजेपी की वर्किंग नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, जैसे जैसे विपक्ष खत्म हो रहा है, जैसे अशोक गहलोत तो अब नहीं आते, राजस्थान कांग्रेस का भविष्य इस समय अंधकार में है। और कोई ऐसी पार्टी है नहीं जो राजस्थान में ठीक से मोर्चा खोल सके। तो धीरे धीरे बीजेपी के बढ़ते कदम ही बीजेपी का स्प्लिट कराएंगे, दो धड़े होंगे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ये होना तय है, क्योंकि जो आ, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती हैं, आप कह लीजिए परिवार बढ़ता जाता है, एक दो असंतोषी हर जगह जन्म ले लेते हैं। और उन उन असंतोषियों के कारण पार्टी स्प्लिट होना जरूरी, मतलब वो होता ही है। हर घर की कहानी है, बीजेपी में हो रहा है तो कुछ नया हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस ठीक है, वसुंधरा राजे सत्ता से दूर हो गई हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी, जिसके कारण जो है ये सारे सीन्स हमको देखते रहने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। तो जितनी पार्टी के अध्यक्ष वगैरह नहीं बोलते, उनके जो फॉलोअर्स है वो ज्यादा प्रॉब्लम करते रहते हैं। वही सीन हमने देखा है। तो कांग्रेस यानी में कि ये आम बात है, बीजेपी में दिखने लग गई है। पहली बार दिख रही है। कांग्रेस में तो हमने कितनी बार इनकी पार्टी को टूटते हुए हमने देखा है पिछले 75 सालों में। यानी कि एक चीज क्लियर है, आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो मीडिया बोल रहा है वो लड़ाई नहीं है, और फेस कोई भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूं कि शायद स्मृति ईरानी बन जाएंगी, लेकिन हमने अब तक देखा, बेशक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, वो कभी स्टेट का सीएम हो, हमेशा ही नया फेस हमारे सामने खड़ा होता है। इस बार कौन होगा, दैट टाइम विल टेल। बट एज फार एज पार्टी के अंदर जो डिविजन्स हैं वो हमें दिखाई देती हैं स्टेट लेवल के ऊपर। और कई लोगों ने मुझे कमेंट भी दिया कि सर सेंटर के अंदर तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन स्टेट लेवल पर अभी भी आपस में मन मुटाव है, लड़ाइयां हैं, जिसके कारण काम ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं हो रहा। हम इंटरनेशनल लेवल पर तो काम कर पा रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर काम नहीं है, क्योंकि अपनी इंटरनल डिविजन्स हैं, नाकामयाबियां हैं। भाई हर बंदा मोदी नहीं बन सकता, हर आदमी अमित शाह नहीं बन सकता, हर एक आदमी अजीत डोभाल भी नहीं होता है, और सुमित जैन और मंजरी जी तो बड़े ही रेयर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इट टेक्स टाइम टू हैंडल थिंग्स इन द लॉन्ग रन। लेट्स सी अब आगे आगे क्या होगा। वी विल वेट फॉर 15 मार्च की पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है। अनाउंस तो मुझे लगता है 14 की रात को ही होगा, क्योंकि मोदी जी तब तक सस्पेंस रखते हैं। हजारों जो वीडियोस बन जाएंगी इसके ऊपर कि कौन बनेगा करोड़पति इन बीजेपी, और करोड़पति बोल दिया पार्टी प्रेसिडेंट। तो पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये वक्त बताएगा, 14 की रात को पता लगेगा।
जब एक मीटिंग होगी, अमित शाह जी पार्टी के ऑफिस में जा रहे होंगे, सारा मीडिया कवर कर रहा होगा, इसको बोलते हैं टीआरपी लेना विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। ये भी एक तरीका है मोदी जी का, 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, सारा टाइम गाड़ी जा रही है, गाड़ी आ रही है, इसको बुलाया जा रहा है, उससे मीटिंग हो रही है, सारी टीआरपी फ्री ऑफ कॉस्ट। मोदी जी से सीखना चाहिए। और केजरीवाल है जिसने दिल्ली बेच दी सिर्फ टीआरपी के चक्कर में, और मोदी जी हैं पूरा देश बचा लिया टीआरपी के चक्कर में। बस यही फर्क होता है धूरत में और मोदी जी में। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। लेट्स वेट दैट हु इज द पार्टी प्रेसिडेंट, यू और मी। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।